कैंसर की बीमारी से जूझ रही रेखा जी की हालत देखकर अखिलेश जी बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज करवा सके। जब यह बात वह अपने बेटे लवकुश से कहते हैं तो वह साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि माँ की अब उम्र हो चली है, अब इतना पैसा खर्च करने से क्या फ़ायदा। एक ना एक दिन तो सबको ही जाना होता है। यह बात सुनकर अखिलेश जी और सावित्री जी को सुनकर सदमा सा लगा, और यह सदमा सावित्री जी बर्दाश्त नहीं कर पाईं और वह यह दुनिया छोड़कर चली गईं, क्योंकि कैंसर उनका लास्ट स्टेज पर था। ढंग से इलाज ना मिलने के कारण वह और नहीं जी पाईं। अब बेचारे अखिलेश जी अकेले रह गए थे। उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद सताती थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। अखिलेश जी कमरे में बैठे बैठे अपनी पत्नी को याद कर रहे थे। उनकी पत्नी को गए हुए साल भर हो गया है, पर एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है जिस दिन वह अपनी पत्नी सावित्री जी को याद ना करते हों। बेटे के पास तो इतना टाइम ही नहीं कि वह अपने पिता के पास बैठ करके 5 मिनट बात भी कर ले। आज उनका बेटा ऑफिस जाने के लिए तैयार है और अखिलेश जी को अपने बेटे से बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए वह थोड़ा हिचकाते हुए अपने बेटे के पास गए और बोले, बेटा लवकुश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम कहीं जा रहे हो क्या? अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरा एक काम कर दोगे? बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, आपको दिख नहीं रहा कि मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ? आपके जितना मेरे पास टाइम कहाँ है कि दिन भर घर पर बैठा रहूँ, और मेरे पास तो बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, और मेरे मना करने से आप कौन सा रुक जाएंगे। इसलिए आपको जो कहना है कह दीजिए और जल्दी कहिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बेटे की इस तरह की बातें सुनकर अखिलेश जी थोड़ा हिचकाते हुए बोले, बेटा मेरे कुर्ते की सिलाई निकल गई है, 2 बटन भी टूट गए हैं। बहुत दिनों से तुमसे कहना चाह रहा था, पर तुमसे बात नहीं हो पा रही थी। अगर कभी तुम बाजार जाओ तो मेरे नाप के कुर्ते लेते आना। तुम्हारी माँ थी तो फटे हुए कुर्ते सी देती थी तो मैं पहन लेता था, और अब कुर्ते इतने पुराने हो गए हैं कि उन दोनों को मैं बार बार पहनकर बाहर निकलता हूँ तो जान पहचान वाले भी रोकने टोकने लगते हैं। तब यह सारी बातें उनकी बहू रिद्धिमा भी सुन रही थी, जो कि किचन में खाना बना रही थी। जैसे ही उसने सुना कि ससुर जी अपने बेटे से कुर्ते लाने की फरमाइश कर रहे हैं, वह फटाक से रसोई के बाहर निकल कर आई और कहने लगती है, पापा जी आप तो इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब आप इनको हड़बड़ी में देखो और अपनी फरमाइश इनको सुना दो तो अपने आप पूरी हो जाएंगी। और आप तो ऐसे दिखा रहे हैं कि माँ जी चली गई हैं तो फिर आपका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। घर में मुझे माँ जी की तरह बिल्कुल मत समझना। मैं घर भी संभालूं और छोटे मोटे घर के काम भी देखूं। मेरे पास इतना समय नहीं, गुस्साते हुए बहू ने कहा। तो अखिलेश जी बोले, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, रेखा की तरह बिल्कुल नहीं हो। वह तो बहुत काम करती थी, पर उसके चेहरे पर कभी सिकन नहीं आई थी। सारे काम हंसते हंसते करती थी, और रेखा के जाने के बाद तो जैसे मैं अकेला पड़ गया हूँ। तुम्हारी माँ के जाने के बाद तो मैं तुम दोनों पर बोझ बन गया हूँ। जानता हूँ मैं तुम दोनों पर एक परेशानी बन गया हूँ। तुम दोनों से आए दिन कोई ना कोई फरमाइश करता रहता हूँ।
बेटा बोला कि बस बस पापा जी, अब आप शांत भी हो जाइए। अगर आपके कुर्ते की सिलाई निकल गई है तो आप उसको मत पहनो, पर कम से कम इतने ताने तो मत सुनाओ कि माँ चली गई है तो तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखता है। और आपको तो याद है ना, जब मैं आपसे बचपन में कोई नया खिलौना मांगता था तो आप हमेशा यही कहते थे, क्या ज़रूरत है तुम्हारे पास है तो अभी। बहुत रोता था और फिर नहीं दिलाते थे। अखिलेश जी उदास हो करके कहते हैं, बेटा अगर तुम्हारी माँ होती तो मैं तुमसे कभी नहीं कहता कुर्ते लाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी माँ उसमें सिलाई लगा देती और मैं उसको पहने रहता। पर फटे कुर्ते मेरे से पहने नहीं जाते हैं, सब मुझे टोकते हैं। तभी बहू बोली, आपकी समस्या का मेरे पास समाधान है। पापा जी ऐसा करते हैं कि लवकुश, तुम्हारे जो कुर्ते रखे हैं ना वह बहुत पुराने हो गए हैं और तुम उनको पहनते भी नहीं हो। तो तुम ऐसा करो, बक्से से वह कुर्ते निकाल करके तुम पापा जी को दे दो और तुम्हारे लिए मैं मॉल से 2 नए ब्रांडेड कुर्ते ला दूंगी, तो आपकी भी समस्या का हल हो जाएगा। और पिता जी, आप तो इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कब खर्चा बताया जाए। घर में पेड़ नहीं लगा है पैसों का, और आप माँ जी की इतनी तारीफ करते हैं तो क्या कभी माँ जी ने आपको यह नहीं बताया कि कभी कोई घर से बाहर जाता है तो उसे पीछे से नहीं टोकते हैं या नहीं पूछते हैं। फिर भी आपने इनको टोक दिया। यह दफ्तर जा रहे थे, अगर मैं बीच में ना आऊं तो पता नहीं आप मेरे पति को कितना खर्चा बता देते। इतना सुना करके रिद्धिमा बहू उधर से अपने कमरे में चली जाती है। तो दोपहर का खाना खाने के बाद शाम को अखिलेश जी को भूख लगती है, इसलिए किचन में खाने के लिए कुछ देखने लगते हैं कि कुछ नमकीन बिस्कुट मिल जाए तो थोड़ा सा खा लूं। तभी उनकी बहू आ जाती है और कहती है, पिताजी यह आपकी क्या आदत है, सारा नमकीन बिस्कुट ख़त्म कर देते हो। अगर कोई मेहमान आ जाएगा तो हम कहाँ से लेंगे, यह हमने मेहमानों के लिए बचा कर रखे होते हैं और आप इनको चट कर जाते हैं। बच्चों की तरह हरकतें हैं आपकी, घर में कोई चीज़ नहीं बचाने देते हैं। बहू की सारी बातें सुन करके अखिलेश जी रसोई से निकलकर अपने कमरे में चले जाते थे। अखिलेश जी का मन कमरे में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उनका मन अपनी पत्नी को बहुत याद करता था। वह बहुत अकेला महसूस करते थे। घर में बहू और बेटे ने तो पराया कर दिया था। घर में कोई उनसे 2 शब्द बात भी नहीं करता था। अगर उन्हें बात करनी होती थी तो सब चिल्लाकर बात करते थे। अब अखिलेश जी को तो अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। वह अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, जब उनकी पत्नी जीवित थी तब उनका कितना ख्याल रखा जाता था। जैसे ही वह घर में आते थे, उनकी पत्नी चाय नाश्ता सब कुछ उनके हिसाब से बनाती थी और खाने में भी तरह तरह की चीज़ उनके पसंद की बनाया करती थी। सच में पत्नी के बिना जिंदगी अधूरी होती है। अधूरी क्या कहा जाए, वह अच्छी नहीं लगती है। बच्चों के लिए तो एक वृद्ध पिता बोझ बन जाता है। शाम के समय अखिलेश जी घर पर नहीं रुकना चाहते थे। उनका मन बच्चों की तरह बाहर की ओर जाने को होता था। जैसे ही वह कमरे से निकलकर बाहर टहलने के लिए निकले, तभी उनकी बहू रिद्धिमा आई और अपने पति के पुराने कुर्ते देते हुए बोली, यह लीजिए पापा जी, यह दोनों कुर्ते रख लीजिए। अखिलेश जी अपने बेटे के कुर्ते को खुशी खुशी ले लेते हैं और एक कुर्ता अलमारी में रख देते हैं और एक कुर्ता खुद पहन करके पार्क में टहलने निकल जाते हैं। पार्क में उनकी तरह ही और भी बूढ़े बुजुर्ग बैठे होते थे।
जिनके साथ बातें करके उनका मन हल्का हो जाता था। और पास में ही उनके दोस्त दिनेश जी भी बैठे थे। उन्होंने जब अखिलेश जी को नया कुर्ता पहने हुए देखा तो वह बोले, अरे यह कुर्ता तो कुछ देखा देखा सा लगता है, क्या तुम्हारे बेटे का है? मैंने उसको पहने हुए देखा है। पहनकर वह मेरे घर मेरे बेटे से मिलने आया था। अखिलेश जी थोड़ा सकपकाते हुए बोले, बेटा कल मेरे से कह रहा था कि पापा जी आप बाजार चलिए, आपको 2-3 कुर्ते दिला दूंगा। पर मैंने जब उसके यह कुर्ते देखे वह पहनता नहीं था तो मैंने कहा मैं अभी इनको पहन लूँगा, क्यों बेटे के पैसे खर्च करना, यही सोचकर मैंने यह पहन लिए। पता है दिनेश जी, बेटा तो बिल्कुल नहीं मान रहा था, कह रहा था आप बाजार चलिए, मैं आपको नए कुर्ते दिला दूंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको मनाया। यह कह करके झूठी हंसी हंसते हुए वह चुप हो गए और वहाँ से चले गए। तब उन्होंने वह कुर्ता उतार करके खूंटी पर टांग दिया और अपना पुराना वाला कुर्ता ही पहन लिया। थोड़ी देर के बाद उनका बेटा भी ऑफिस से आ गया था। बहू ने उसके लिए चाय और नाश्ता बनाया। रिद्धिमा ने नाश्ते में चाय के साथ साथ समोसे भी बनाए थे, पर उन्होंने अखिलेश जी को चाय और 2 सूखी ब्रेड ही दे दी, यह कहकर कि पापा जी समोसे में तो तेल ज़्यादा होता है, आपको यह हजम नहीं होंगे, इसलिए आप तेल मसाले वाली चीज़ मत खाया करो। इतना कहकर वह डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई और खुद भी समोसे खाने लगी। लवकुश ने अपने पिताजी को पुराना कुर्ता पहने हुए देखा तो बोला, क्या हुआ पिताजी, क्या रिद्धिमा ने आपको कुर्ते नहीं दिए मेरे? आपने पुराने कुर्ते क्यों पहने हुए हैं? मेरा कुर्ता गंदा हो गया या फिर कुछ फट गया? क्यों नहीं पहना आपने? जब रिद्धिमा ने यह सुना तो बोली, अरे पापा जी, आज ही तो कुर्ता दिया था मैंने आपको और आज ही आपने उसको गंदा करके, आपको पता है वह कितना ब्रांडेड कुर्ता था, कितना महंगा था, एक ही दिन में आपने उसको गंदा कर लाए हैं। आपको पता है पापा जी कि घर का नौकर कितने दिनों से इनके वह दोनों कुर्ते मांग रहा था, पर मैंने उसको नहीं दिए, आपको दे दिए और आप उनको एक ही दिन में गंदा कर लाए। मुझे तो लगता था कि लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे ही समझदार हो जाते हैं, पर आप तो माँ के जाने के बाद बहुत लापरवाह होते जा रहे हैं, चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, कभी बटन तोड़ लेते हैं तो कभी गंदा कर लेते हैं। तभी अखिलेश जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं बेटा, कुर्ता ना ही फटा है ना ही गंदा हुआ है, वह तो एकदम ठीक है, पर वह क्या है कि मैं उसको पहनकर पार्क गया था तो उधर दिनेश जी ने पूछा कि यह कुर्ता क्या आपके बेटे का है? उन्होंने तुम्हें वह कुर्ता पहने हुए देखा होगा, इसलिए उसको उतार कर रख दिया, कहीं उनके मन में तुम्हारे लिए कोई गलत विचार ना आए। तभी लवकुश बोलता है, आपको क्या ज़रूरत थी पार्क में वही कुर्ता पहन कर जाने की? गलत विचार उनके मन में नहीं, आपके मन में आया होगा कि मैं अपने बेटे का पुराना कुर्ता पहन कर जाऊं, लोग समझेंगे कि बेटा कितना बुरा है, अपने पिता जी को पुराने कपड़े पहनने को देता है। आप हमेशा गांव के हैं और गांव के ही रहेंगे, शहर के तौर तरीके आप बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहते हैं। तो अखिलेश जी कहते हैं, हम गांव के हैं तो गांव के ही रहेंगे, हम कैसे सीखे शहर के तौर तरीके, और उठ करके अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी रिद्धिमा कहती है, आपका पूरा मूड खराब कर दिया पापा जी ने, ऐसा करिए आप कमरे में जाइए, मैं आपको उधर ही नाश्ता लेकर आती हूँ। अखिलेश जी बेचारे बिना गलती के ही अपने बेटे और बहू से बातें सुन लिया। एक दिन रिद्धिमा की माँ
उनसे मिलने उनके घर आई। रिद्धिमा और उनकी माँ कमरे में बैठ करके बातें कर रही थी। अब क्या बताऊं माँ, सास की जगह ससुर ही चले जाते तो अच्छा होता, क्योंकि सास होती तो कम से कम मेरे काम में मदद करती। यह बुढ़ा तो बस परेशान ही करता रहता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं। सास इनको छोड़कर चली गई है, इससे अच्छा तो था कि हम इनको गांव से लेकर ही नहीं आते। इन सभी बातों को अखिलेश जी सुन लेते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी पत्नी को बहुत याद करते हैं कि मुझे छोड़कर तुम क्यों चली गई हो। तभी उनके कमरे में उनका नौकर आता है और कहता है, साहब आप चारपाई से उठ करके कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं आपकी चादर को बदल देता हूँ, दूसरा बिछा देता हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो गया है। तो अखिलेश जी कहते हैं, हाँ बेटा बदल दो, इसमें से बहुत बदबू आने लगी है। मैंने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मैं बहू का काम नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि वह घर में पहले से ही बहुत काम करती है। एक और काम बढ़ जाएगा तो उसका नौकर कहता है, साहब वैसे तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपके इधर बहुत समय से काम कर रहा हूँ। जब माँ जी थी तो कहती थी कि मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम साहब जी का अच्छे से ख्याल रखना। तो बताइए साहब जी क्या समस्या है, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं। तो अखिलेश जी जल्दी से अपना कुर्ता ले करके आते हैं और नौकर को देते हैं। क्या तुम इसका बटन लगा दोगे और इसकी जो सिलाई निकली है उसको सही कर दोगे। तो नौकर मुस्कुराया और बोला, हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े होने पर बच्चे हो जाते हैं, क्या करें साहब, पर जो किस्मत में लिखा है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। पर सब बूढ़े लोग एक जैसे नहीं होते। तो अखिलेश जी बोले, तुम्हारी बात का क्या मतलब है। तो नौकर कहता है, साहब जी मेरी बहन के सास ससुर को ही ले लीजिए, उसका ससुर एक साहब के यहाँ नौकरी करता है। बहन का पति अपने माता पिता से बहुत लड़ता था, बहुत परेशान करता था, उनको समय से खाना पीना भी नहीं देता था और उनके पिताजी की उम्र बहुत ज़्यादा थी, तो उन्हें पता था कि अगर वह कुछ कहेंगे तो उनका बेटा इतनी आसानी से सुनेगा नहीं। इसलिए उन्होंने पुलिस में जा कर के रिपोर्ट लिखा दी और कहा कि मेरे घर को खाली कर दो, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूँगा और जाओ तुम्हें जहाँ जाना है, और अपने लिए एक नौकरानी रख लूँगा जो हम दोनों के लिए खाना बनाएगी, ना मुझे दिक्कत होगी ना तुम्हें। अखिलेश जी आश्चर्य से नौकर को देख रहे थे और उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। फिर बोले, क्या कहा तुम्हारे बहन के पति ने। तो नौकर हंसकर बोला, क्या कहेगा, आज के समय में घर का राशन पानी में कितना खर्चा होता है, ऊपर से अलग से घर किराए पर ले तो कितने पैसे खर्च होंगे। इतने पैसे में तो माता पिता को खाना खिला सकते हैं। अब वह एक दिन था और एक आज का दिन है। मेरी बहन के पति ने कभी अपने माता पिता से गलत तरीके से बात नहीं की और बातों ही बातों में उसने अखिलेश जी के कुर्ते के बटन भी लगा दिया। यह लो साहब, आपके कुर्ते का बटन लग गया। इतना कहकर वह चला गया। पर नौकर की बातों ने अखिलेश जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक दूसरे के घर में काम करने वाला भी अपने घर में अपने बेटे को बेदखल कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। भले ही मैं किसान था, मुझे पेंशन नहीं मिलती है, पर यह घर संपत्ति और खेती बाड़ी सब मेरी ही तो है, मैंने ही तो खरीदी है। 2-3 दिन तक वह बहुत अच्छे से यह सब बातें सोचते रहे, विचार करते रहे और एक दिन अपने बेटे से बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रिद्धिमा बहू बोली, अब क्या बात करनी है,
अब फिर से कोई नई फरमाइश आ गई होगी तुम्हारी। तो उनका बेटा भी तमतमाता हुआ बोला, पापा जी मेरे पास पहले से ही काम है, अब आप अपनी फरमाइश सुना करके मेरी जिम्मेदारियों को मत बढ़ाइए। माँ जी के जाने के बाद आपकी फरमाइशें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आप बहुत परेशान करने लगे हैं। चलिए मैं आपको गांव ही छोड़ाता हूँ, यही आपके लिए ठीक होगा। तो अखिलेश जी बोले, हाँ बेटा, माँ बोझ क्यों लगती, तुम्हारे घर का जो काम करती थी नौकरानी की तरह, पूरा दिन घर किचन से लेकर बाहर तक सारे काम देखती थी। तुम्हारी पत्नी का आधे से ज़्यादा घर के कामों में मदद करती थी, तो माँ तुम्हें क्यों बोझ लगेगी। खैर बेटा छोड़ो, यह तो पुरानी बातें हैं। अब मैं तुमसे यह कहना चाहता था कि मैं गांव जा रहा हूँ। गांव जाने का सुन करके लवकुश खुश हो जाता है। फिर वह आगे कहते हैं कि गांव में जाकर फिर से खेती बाड़ी का काम देखेंगे और अपना जो पुराना घर है उसको ठीक कराएंगे। उसमें कुछ टूटा फूटा है, वह काम कराना है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो रिद्धिमा कहती है, मैंने कहा था ना कि पापा जी कोई न कोई फरमाइश ज़रूर करेंगे। देखिए उन्होंने फरमाइश कर ही दी। इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास। तो पिताजी कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, हमें पैसे नहीं चाहिए। मैं तो यह कह रहा था कि मैं अपने गांव वाला घर ठीक करवाऊंगा, तो मैं अपने शहर वाले घर को बेच रहा हूँ, क्योंकि इसको बेचकर ही पैसे इकट्ठे करके घर को ठीक करवा पाऊंगा, क्योंकि यह घर भी मेरा है, इसको भी मैंने खरीदा है, तुमने नहीं खरीदा। रिद्धिमा तमतमाते हुए बोलती है, यह क्या बातें कर रहे हैं पापा जी, यह घर तो मेरा है, तो उसको कभी नहीं बेचने दूंगी। तो अखिलेश जी कहते हैं, बेटा तुम धोखे में हो, यह घर मैंने अपनी खेती के पैसों से और लोन लेकर खरीदा था, या तुम्हारे पति ने नहीं खरीदा, यह घर मेरा है। तभी लवकुश बोलता है, पापा जी यह क्या फालतू की बातें कर रहे हैं। तो अखिलेश जी कहते हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस एक बात जान गया हूँ कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। भले ही मैं नौकरी नहीं करता, बुढ़ापे पर कुछ पैसे नहीं कमाता हूँ, पर मेरे पास मेरे दो दो घर हैं, मेरे पास मेरी खरीदी हुई ज़मीन है, तो मैं किसी पर बोझ क्यों बनूं। मैं एक किसान था और गांव में जाकर फिर से किसानी करूंगा। और जो टाई और सूट पहन करके ऑफिस जाते हो, यह सब मेरी ही बदौलत है। अगर मैं तुमको पाई पाई जोड़ कर पढ़ाता, गांव से शहर लेकर ना आता, तो तुम कैसे पढ़ते। मैं घर बेचकर अब गांव जा रहा हूँ, उधर एक नई जिंदगी शुरू करूँगा। पापा जी आप शायद माँ जी के जाने के बाद सठिया गए हैं, इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। अखिलेश जी बोले, हमारे घर के नौकर को ही देख लो, रिद्धिमा बहू, उसका एक घर में काम छूटता है तो वह दूसरे घर में काम शुरू कर देता है, बैठता नहीं है। अगर एक काम छूटता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे काम की तलाश ना करें। इसीलिए मैं गांव जाऊंगा और जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना मैं खेती का काम करूंगा। अब तुम दोनों पर मैं बोझ नहीं बनूंगा और अगले हफ्ते के तक तुम दोनों इस घर को खाली कर देना, क्योंकि इस घर को देखने के लिए मैंने कुछ लोगों को बोल दिया है और वह लोग इस घर को देखने आ रहे हैं। रिद्धिमा और लवकुश को तो जैसे एक बड़ा झटका लगा हो, वह हक्के बक्के से खड़े रह गए, एक दूसरे को देखते रहे। दोनों अखिलेश जी के इस बदलाव से उनके आगे पीछे घूमने लगे, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला और शहर वाले मकान को बेच दिया और गांव वापस चले गए। और शहर में बेटे को एक छोटा सा घर किराए से लेकर रहना पड़ा। साल भर में ही बहू और बेटे की अकल ठिकाने आ गई। वह वापस गांव आते हैं और अपने पिताजी के पैर पड़ते हैं और कहते हैं,
पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पर अखिलेश जी उन्हें यह कह करके वापस भेज देते हैं कि मेरे मरने का इंतज़ार करो, जब मैं मर जाऊंगा तब तुम्हें मेरी यह संपत्ति मिलेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी संपत्ति की तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अखिलेश जी अपने गांव में ही रहने लगे थे और वहीं रहकर अपनी खेती बाड़ी देखा करते थे और जो भी थोड़ा बहुत कर पाते थे करते थे। बाकी सब लेबर मजदूर लगवाकर काम कराया करते थे। खेती से जो भी फसल पैदा होती उसको बेचकर जो भी पैसे आते कुछ तो अपने खर्चे के लिए रख लेते हैं, बाकी वह अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में दान कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बेटे और बहू गांव में झांकने तक नहीं आते कि उनके पिताजी किस तरह से गांव में रह रहे हैं। यह सब सोच सोच कर अखिलेश जी बहुत दुखी रहा करते थे। इसी कारण उन्होंने एक दिन वकील को बुलाया और अपनी वसीयत बनवाई। वसीयत में उन्होंने लिखवाया कि मैं अपनी सारी जमीन और जायदाद अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम चलाने वाले ट्रस्ट के नाम करता हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे और बहू को ना दी जाए और ना ही मेरा बेटा मेरा अंतिम संस्कार करे। तो दोस्तों, अखिलेश जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने बेटे बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।